नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक ऐसे शख्स को याद करते हैं जिसकी ज़िंदगी बड़ी अजब सी रही। उसकी उपलब्धियां शिखरों को छू गई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी उमंगें नहीं उठी जिनके आधार पे ये कहा जाए कि उस बंदे ने ख़ुद महसूस किया हो कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आज जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, शिव कुमार बटालवी। जन्म हुआ था 23 जुलाई को। 23 जुलाई की रात को, आधी रात को जन्म हुआ तो कुछ 24 की तारीख भी पड़ गई। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जिनमें ये सरकारी नौकरियां भी इसकी रहीं और बहुत सारी चीज़ें रहीं, तो उनमें जन्म तिथि जो है वो अक्टूबर की कोई तारीख़ है, 8 अक्टूबर शायद। वो 8 अक्टूबर की ज़रूरत क्यों पड़ी ये कहा नहीं जा सकता। जहाँ तक शिव ने मुझे स्वयं बताया था कि ये इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि जो मूल सर्टिफिकेट था वो तो पाकिस्तान में छूट गया था। जन्म इसका पाकिस्तान में हुआ था। ज़िला सियालकोट का एक शकरगढ़ तहसील है, आपने नाम सुना होगा, उसका एक गांव था, तो उस गांव में जन्म हुआ। और डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, हालांकि पिता जो है वो उन दिनों में तहसीलदार के पद पे थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उस वक्त ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट बन पाया वो दे दिया। और अक्टूबर की तारीख में इसका जो एनरोलमेंट है सर्टिफिकेट्स के ऊपर, प्रमाण पत्रों के ऊपर, वो तारीख ये है। लेकिन वास्तविक तारीख 23 और 24 जुलाई आप कह सकते हैं। बहरहाल ये कोई महत्व नहीं रखता कि वो कैंसेरियन था या ये ज़ोडियाक साइंस में हम लोग, तो हमारा तो विश्वास, उसका अपना भी विश्वास नहीं था, तो हम लोगों का विश्वास काहे को हो। तो सिर्फ ये बात मान के चलिए कि जो उसकी उपलब्धि है वो विलक्षण है। उसकी विलक्षण जो उपलब्धि है वो ये है कि उसको हमारे देश में सबसे छोटी उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला साहित्यकार माना गया। जन्म आप जानते हैं कि 1936 में हुआ था और 1973 में सिर्फ 36 साल की उम्र भोग कर वो चला भी गया। 36 साल की उम्र में उसने उपलब्धियां जो दर्ज की, उसमें सबसे पहले ये थी कि कम से कम सबसे छोटी उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उसके अलावा जो कृतियां थी इसकी, हर कृति पर चर्चा होती थी। मित्रों, मैंने इसको नज़दीक से देखा है इसलिए कि जब मैं कॉलेज में था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, MR कॉलेज फाजिलका में, इसका पहला, अगर आप मानेंगे तो, ओपनिंग मुशायरा फाजिलका में हुआ था। और तब इनको पंजाबी के एक साहित्यकार थे, हीरा सिंह दर्द, वो इनको साथ लेकर गए थे। और वहाँ कुछ कॉलेज में रिवायत थी कि सिर्फ उसी कवि को या शायर को मंच पर आने दिया जाता था जो कवि या शायर अच्छे रुतबे वाला हो और जिसका स्तर जो है वो ऊंचा हो, जिसको मान्यता प्राप्त हो साहित्य में। बड़े कड़े नियम थे उन दिनों में, सख्त नियम थे। और जब इस हीरा सिंह दर्द साहब ने कहा कि एक बिल्कुल नया बच्चा है, इसको आप पहली बार अवसर ज़रूर दीजिए, तो कॉलेज के प्रोफेसर, उन दिनों मैं भी वहाँ पढ़ाता था, तो कॉलेज के प्रोफेसर थे प्रोफेसर GS सचदेवा, तो अड़ गए कि नहीं, मैं तो ऐसे नए बच्चे का कोई भी, उसको मैं स्टेज पे नहीं ला सकता, मैं ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा कि एक नए आदमी को ले आऊँ और वो हूट हो जाए तो मेरे सारे के सारे मुशायरे की जो गरिमा है वो ख़त्म हो जाती है। दर्द साहब ने जब बहुत ज़्यादा कहा, क्योंकि दर्द साहब उस दिन अध्यक्षता करने वाले थे मुशायरे की, त्रिभाषी मुशायरा था, तीनों भाषाओं का, तो उनके पुर असरार पर शिव कुमार बटालवी को पहली बार, मुझे याद है, कॉलेज की स्टेज पर चढ़ने का अवसर मिला। उससे पहले शायद छोटे मोटे मुशायरों में कहीं भाग भी लिया हो, लेकिन एक कॉलेज के स्तर के मुशायरे में। और उस दिन भी यही था कि वो एक देसी तहमत बांधे हुए था और सिल्क वाला कपड़ा, रेशमी, एक प्योरली देहाती किस्म का एक जो पहरावा होता है वो पहन के उस दिन आया था। और एक सिल्क वाला कुर्ता पहना हुआ है, जैसे लोग उस वक्त पहनते थे, सिल्क के कुर्ते, रेशम के कुर्ते। तो ये ऐसी वेशभूषा में आया। लेकिन जब उसने पीड़ा ना परागा जब गीत का गायन शुरू किया तो मित्रों तहलका मच गया। और उस वक्त ये था कि उसके बाद कोई भी कवि, कोई भी शायर जम नहीं पाया। बार बार ऑडियंस, बार बार श्रोता इसी बात की मांग करते रहे कि शिव को लाओ, शिव को लाओ, शिव को लाओ।
तो ये बड़ी एक गज़ब की बात होती है कि आदमी की शुरुआत इतनी तूफ़ानी हो और उसके बाद लगातार वो आगे बढ़ता गया रचनाओं के स्तर पर। उसकी जो कृतियां हैं, हर कृति चर्चा का विषय बनी, चाहे वो लूणा हो, चाहे आटे दी चिड़ियाँ हो, चाहे मैनू विदा करो मेरे राम, और चाहे लाजवंती हो, और ऐसी सारी की सारी कृतियाँ उसकी बिल्कुल याद करने वाली स्मरणीय कृतियाँ बन गई और उसको लेकर चर्चा भी काफ़ी होने लगी। लेकिन इसको तकलीफ़ सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उन दिनों जितने भी ये प्रगतिवादी थे, ये वामपंथी विचारक थे या वामपंथी समीक्षक थे या जिन्हें प्रगतिशील समीक्षक कहा जाता है, वो लोग इसको भाव नहीं देते थे। उनका एक ही था कि ये कमबख्त रूमानी है, छोटे मोटे रोमांस की बात करता है, इसमें कोई गहराई नहीं है, कोई वैचारिकता नहीं है। शिव को बड़ी तकलीफ़ होती थी कि अगर मेरी शायरी, मेरी कविता संवेदनशील लोगों की तह तक पहुंचती है, आम आदमी के जहन में उतर जाती है, और जो अच्छे साहित्य को पढ़ने वाले और सुनने वाले और उसकी समीक्षा करने वाले जो तटस्थ लोग हैं वो भी उसको महत्व देते हैं, तो उसके बाद ये चंद प्रगतिशील लेबल चस्पां किए हुए लोग जो हैं वो मेरी हर चीज़ को खारिज कर दें, उसे बड़ी तकलीफ़ होती थी बहुत ज़्यादा। शुरुआत में तो ज़िंदगी में इसके एक पटवारी के रूप में हुई, पहली नौकरी, लेकिन बहुत थोड़ी देर चली वो नौकरी, क्योंकि वो नौकरी के मुताबिक एक तो यह रुतबे वाली नौकरी नहीं मानी जाती थी उन दिनों में। पैसा तो ज़रूर उसमें होता होगा, लेकिन रुतबे वाली नौकरी नहीं थी, तो उसने छोड़ दी। और उसको अच्छी जो इनकम थी वो कभी सम्मेलनों से, मुशायरों से ठीक ठाक उसके वो गुजारा अपना ठीक चलने लगा। और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसको चंडीगढ़ में, इसी चंडीगढ़ में नौकरी दे दी और उसको पीआरओ के रूप में रखा गया, ताकि उस पर काम का बोझ भी ना हो। ऐसा ना हो कि एंट्रीज ही वो गलत करता रहे और किसी के कर्ज़े माफ़ कर दिए और किसी को कर्ज़ दिखा दे तो वो गलती ना हो जाए, क्योंकि शायर आदमी था तो उसके मन में तो उदारता होगी। किसी तंग अगर कोई तंग दस्ती में कोई आ जाता है किसान, तो उसको कर्ज़ा दिए बिना वो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे हालात में सोचा गया कि संवेदनशील मामला है, संवेदनशील बंदे को अपने साथ बैंक जोड़ रहा है तो सम्मान के लिए जोड़ रहा है, इसमें बैंक का सम्मान बढ़ता है, बैंक की एक स्थिति में इजाफा होता है कि बैंक ने एक तो साहित्य को परवरिश दी, एक साहित्यकार को अपने यहाँ अच्छी जॉब दी, और उसके बाद उसका जो पद था वो भी पीआरओ का रखा गया, जनसंपर्क अधिकारी, अर्थात किसी की शिकायत शिकवा हो तो वो आए, या कोई मीडिया के नाम कोई ब्रीफिंग करनी हो तो शिव कुमार के नाम से कर दी जाए, ताकि उसको सही स्थान जो है मीडिया में मिल जाए। तो इस प्रकार से इसकी नौकरी चलती रही। मित्रों, बात सिर्फ ये थी कि इसको तबाह करने वाले भी अपने लोग थे। कई बार इसको दारू कुछ तो खुद ज़्यादा पीता था, और कुछ लोगों ने भी बहुत ज़्यादा, आसपास के लोगों ने सिर्फ एक दारू की रौ में ये अच्छा और भी नज़म लिखेगा और भी नज़म अच्छी गाएगा, इसलिए भी लोग इसको ज़्यादा पीने पिलाने के चक्कर में डालने लगे, और इसको और वही चीज़ इसके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हुई कि इतना एक नायाब हीरा हमारे पास था और हमने उसको 36 बरस की उम्र में ही खो दिया। लिवर सिरोसिस से पीड़ित था और उसका सही ढंग से इलाज के लिए ये यूके भी गया, इंग्लैंड भी गया, लेकिन वहाँ से आकर चंडीगढ़ के ही सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए एडमिट रहा, और उसके बाद फिर अमृतसर इसको ले जाया गया, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में रहा। लेकिन जब पत्नी ने देखा, अरुणा जी ने, इनकी पत्नी का नाम है, और उसने बड़ी सेवा की, मैं ये मान के चलिए कि जितनी सेवा उसने की शायद आम बीवियाँ ऐसे बिगड़ैल पति की नहीं कर पाती कई बार, लेकिन वो इसकी प्रतिभा के कायल सभी लोग थे, और उन्होंने खूब सेवा की, और बाद में उनको अपने मायके ले गई और वहाँ जाके उनको रखा, ताकि इस शख्स को अंतिम लम्हों में कोई तकलीफ़ ना हो। बहरहाल तकलीफ़ तो उसने सारी ज़िंदगी झेली। और सबसे बड़ी बात ये, कई बार कभी मैं अजीब लगता है, कई बार कभी भविष्य वक्ता हो जाता है, भविष्य वक्ता हो जाता है। और उसकी एक नज़्म है, असां ता जोबन रुते मरना, मर जाना असी परे पर आए, कि मर जाना असी परे पर आए, हिजर तेरे दी कर पर कर्मा, असां ता जोबन रुते मरना, कि जोबन रुते जो भी मरदा फुल बने जा तारा, कि जोबन रुते जो भी मरदा फुल बने जा तारा, कि जोबन रुते जोगी मर्दे जा कोई कर्मा वाला। और देखिए ये कितनी एक भविष्य वक्ता हो जाता है कई बार लिखते लिखते आदमी, कि वो जवानी की, भरी जवानी की उम्र में
जब उसको जीने का हक था और जीने का उसके लिए माहौल था, वो चला गया और फिर भी अपनी कृतियों के रूप में इतना कुछ दे गया है कि आज भी अगर हम बार बार उनका पुनर्पाठ भी करते रहें तो हमें नए नए अर्थों में चीज़ें सामने आने लगेंगी। शुक्रिया दोस्तों, ऐसे शख्स को याद कर लेना, ऐसे प्यारे शख्स को और अच्छे कवि को याद कर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और इससे भी ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। शुक्रिया दोस्तों।